तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप हमारी बातों को 10 सेकंड में सुन सकते हैं कि जैसा कि हम बताने जा रहे हैं कि सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट होता है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। लेकिन होता क्या है कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और आपका जो है पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। सब्जेक्टिव तो आप बिल्कुल ही शायद नहीं पढ़ पाते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इसलिए हम चाहते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि आपका कहीं भी मैट्रिक एग्जाम में कहीं से भी आपका एक प्रश्न नहीं छूटे। इसलिए आपको पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर, यानी कि सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर से इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। आप जा करके बिल्कुल एक बार उसको रीड करेंगे। रीड करने से होगा क्या कि मेरा जहां तक ख्याल है कि आप 90% इस चैनल से आप अपने मैट्रिक एग्जाम की पूरी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको प्रति चैप्टर और सब्जेक्ट गेस किए हुए क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में दिए गए हैं। इसलिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और एक बार उसको रीड जरूर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के, देखते हैं सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी प्रकार का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो आप मिस नहीं कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। यानी कि ऐसे दो नियम हमको बताना है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता हो। और ये जो प्रश्न है 2018 के एनुअल में आया हुआ है और इस बार भी होने वाले मैट्रिक एग्जाम में ये प्रश्न भी आई है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद करेंगे। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। लिखने का तरीका ये है कि निम्न प्रावधान इस प्रकार हैं जो भारत की धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। निम्न प्रावधान इस प्रकार है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। पहला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। पहला हो गया। अब दूसरा जानेंगे। दूसरा है कि हर नागरिक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर नागरिक को कोई भी धर्म स्वीकारने मानने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। धर्म के आधार पर भारतीय संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे, देखिएगा। और ये 3 नंबर भी है जो बोर्ड मॉडल है। आप जितना ध्यान से सुनिएगा उतना ही जल्द आपको प्रश्न का जवाब याद होगा। तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं पहले कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। तो इसका जवाब होगा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य सत्ता विभाजन इसका उदाहरण है। क्लियर है? अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। रंग भेद क्या है, इसका जवाब जानेंगे। और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभावों की नीति अपनाई थी। इसे रंग भेद नीति के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या हम 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। और यह प्रश्न भी बोर्ड मॉडल है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बार होने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए। आप ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इसका जवाब होगा कि भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अभिव्यक्ति एवं पहचान के लिए सत्ता का विभाजन होता है। इस व्यवस्था से समूहों के हितों एवं जरूरतों को सम्मान दिया जाता है, जिससे समूह टकराने से बच जाते हैं। सत्ता में साझेदारी द्वारा सार्वजनिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को भी लाइक करते चलेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या हम 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक को लिखें। गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक को लिखें। इसका जवाब होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 327 रुपये, याद रखिएगा, प्रति माह 327 रुपये, तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह यदि व्यय 455 रुपये से कम है, यानी कि इतना जो खर्चा है आपको प्रति माह इतना कम होना चाहिए, तो वह व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। क्या सामाजिक विभाजन राजनैतिक शक्ल अख्तियार करता है। क्या सामाजिक विभाजन, प्रश्न को भी आप ध्यान से समझिएगा, क्या सामाजिक विभाजन राजनैतिक शक्ल अख्तियार करता है। शायद ही आप लोग ये प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे, इसलिए आपको पॉलिटिकल साइंस का वीडियो दिया जाता है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके और याद कर सके। पॉलिटिकल साइंस हो सकता है कि आप नहीं पढ़े हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान दिए हो, इसलिए आपको ये सभी चीज़ें जाननी जरूरी है। इसका जवाब होगा कि हाँ,
दुनिया के तमाम देशों में सामाजिक विभाजनों के आधार पर अलग अलग होते हैं, किंतु अंततः ये सामाजिक विभाजन राजनीतिक शक्ल अख्तियार करने लग जाते हैं। क्लियर है? सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 है कि ब्रिटेन ईसाई धर्म के किस भाग का पोषक है? ब्रिटेन जो है ईसाई धर्म के किस भाग का पोषक है? इसका जवाब होगा कि ब्रिटेन का राजनीतिक दल धर्म के आधार पर बंटा हुआ है। यूनियनिस्ट पार्टियां प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका अधिकांश भाग ब्रिटेन में रहता है। ये सभी लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी कुछ देख लेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का आशय क्या है? राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का आशय क्या है? इसका जवाब होगा कि भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अनेक भाषाओं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा एवं संस्कृतियों के लोग रहते हैं। सभी गर्व से बोलते हैं हम सब भारतीय हैं। क्लियर है? प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि मांगे आसान कब बन जाती हैं? मांगे आसान कब बन जाती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका जवाब होगा कि मांगे आसान एवं स्वीकृत योग्य बन जाती हैं जब वे संविधान के दायरे में होती हैं तथा दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है या पहुंचाने वाली नहीं होती है। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या हम 10 देखेंगे। जाति व्यवस्था अब कुछ कमजोर पड़ी है कैसे? यानी कि इसका जवाब देना है कि जाति व्यवस्था जो है पहले से कुछ कमजोर हुई है, वो कैसे हुई है? इसका जवाब होगा कि जागरूकता से दबे कुचले दलित जातियों में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायक जैसे समाज सुधारकों के सक्रिय प्रयासों ने भी पिछड़ों, दलितों तथा वंचित समुदाय में जागृत लाने का काफी प्रयास किया। परिणाम स्वरूप जाति की संरचना एवं व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। चतुर्दिश आर्थिक विकास, शिक्षा एवं साक्षरता में वृद्धि, पेशा चुनने की आज़ादी एवं शहरीकरण का बढ़ता दायरा भी जाति व्यवस्था को प्रभावित की है। इससे जातीय प्रतिबंधों में ढीलापन आया है। साथ बैठने, उठने, खाने पीने, होटल, ट्रेन या बसों में साथ बैठकर यात्रा आदि करने में कहीं कठिनाई आज नहीं हो रही है। इसीलिए जाति व्यवस्थाएं अब जो है कुछ कमजोर पहले से पड़ी हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि चुनाव में जातीयता हाश की प्रवृत्ति दिखने लगी है कैसे? यानी कि चुनाव में जातीयता है जो हाश की स्थिति में आ गई है, यानी कि बहुत नीचे आ गई है, वो कैसे आई है इसके बारे में हम जानेंगे। आज जातिगत आधार पर दलों के गठन के अस्तित्व को जनता नकारने लगी है। यानी कि जो जातिगत राजनीति करते हैं उसको जनता ने बखूबी बने पूरी तरह से नकार दिया है। कोई भी दल मात्र एक जाति के मत से सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। यानी कि कोई ऐसा दल है जो कि किसी एक जाति का वोट लेकर के अगर वो सरकार बना लेती है तो वो आज के समय में असंभव है। ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती हैं जब जातियों का दो खेमों में बंटवारा हो जाता है। बंटवारा की स्थिति में निर्णायक भूमिका विजातीय ही निभाने लगते हैं। दलों द्वारा जातीय समीकरण के आधार पर उम्मीदवार दिए जाते हैं। जाति बहुल समुदाय कभी कभी दो दलों से सजातीय उम्मीदवारों को मत देने के मुद्दे पर दो खेमों में बंट जाते हैं। इस स्थिति में भी निर्णायक भूमिका अल्पसंख्यक जातियां ही निभाती हैं। क्लियर है? और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल के अगर प्लेलिस्ट में आप जाते हैं तो आपको मैट्रिक से संबंधित सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएंगे। इसलिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जाएं और सभी को रीड कर लें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा दावा है कि आप 90% नंबर आप जरूर मैट्रिक के एग्जाम में ला सकते हैं। आप पूरे अगर वीडियो को आप रीड कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आपको सही तरीके से दर्शाया गया है। सभी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनते चलेंगे। चलिए हम प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इसलिए बताना पड़ता है ना कि आप कहीं अपने विषय से भटक नहीं जाए, इसलिए बीच बीच में आपको याद दिलाना पड़ता है। काफ़ी आप सब्जेक्ट के प्रति आप में कितना रुचि है ये भी देखना जरूरी होता है। इसलिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर का लाभ उठाएं। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखेंगे कि लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक रूप है कैसे? लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक रूप है कैसे? इसका जवाब होगा कि सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में। देखिए फ्रेंड्स, एक बात के लिए हम रुकना चाहेंगे कि प्रश्न को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो जवाब आपका 90% वहीं क्लियर हो जाता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कि यही प्रश्न हम पढ़ें कि लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक रूप है कैसे, तो अगर आपको प्रश्न याद रहेगा कि इस प्रश्न का क्या जवाब होना चाहिए तभी आप जवाब अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। चलिए हम जवाब को जानते हैं। इसका जवाब होगा कि सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में लैंगिक असमानता की झलक मिल जाती है।
घर से लेकर सामाजिक संरचना का प्रत्येक क्षेत्र लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है। समाज का निर्माण पुरुष तथा स्त्री के मिलने से बनता है। समाज का संपूर्ण विकास स्त्रियों के संपूर्ण विकास के बिना संभव नहीं है। यानी कि स्त्रियां के बिना आप अगर चाहते हैं कि संपूर्ण विकास हम कर दें हर क्षेत्रों में, तो ये संभव नहीं है। यानी कि स्त्रियों की भूमिका उसमें अनिवार्य है। भारतीय परिवेश में स्त्रियां हर क्षेत्र में पिछड़ी हैं। यही पिछड़ापन भारत विकसित देशों बनाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। महिलाओं में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत पुरुषों से काफ़ी कम है। यानी कि महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने के लिए हमें भी जागरूक करना चाहिए अपनी तरफ से, कि ताकि जितनी भी नारी हैं वो शिक्षित हो सकें और देश के विकास में योगदान कर सकें। प्रति महिला प्रति वर्ष आय भी अपेक्षाकृत पुरुषों से काफ़ी कम है।